चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज नोन एज अ डायरेक्टेड एंगल, like what are different angles, what are the different types of angles and units of measurement of angle। हम ये दो नहीं पढ़ेंगे, आप चाहेगा तो मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन हम ये डिटेल में नहीं देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट आपको जानना है वो है डायरेक्टेड एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है? इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जाननी है। रे क्या होती है? आप अगर कोई भी पॉइंट से एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, और वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। ये एरो मार्क, ये जो एरो मार्क है, इसका मतलब है कि वो इसमें बढ़े जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं रे। अगर फिर एंगल क्या हो गया, और जो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। अगर एक पॉइंट से मैं दो रे खींच लिया, पॉइंट है मेरा O, एक रे हो गया मेरा A, एक रे हो गया मेरा B, तो ये हो गया मेरा एंगल। दो रे जहाँ एक पॉइंट में आके मिलते हैं वहाँ पे फॉर्म करते हैं एंगल। ये आपको ये सब बहुत ही इजी चीज़ें, आपको ये ऑलरेडी सब पता होंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं बस बताऊंगा जो कि आपको शायद नहीं पता हो। इनिशियल आर्म क्या होता है और टर्मिनल आर्म क्या होता है। मैं जब बताया कि आपको आपके दो रेज होंगे, एक रे होगा ये OA, एक रे हो गया आपका OB। इनमें से किसी को भी आप एक इनिशियल आर्म बोल सकते हैं, किसी को भी आप टर्मिनल आर्म बोल सकते हैं। अगर ये मेरा इनिशियल आर्म रहा, ये हो गया मेरा टर्मिनल, और ये उल्टा भी हो सकता है, ये भी आपका इनिशियल हो सकता है, ये भी टर्मिनल हो सकता है। तो ये हो गया आपका इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। आपके जो दो रेज मिलके एक एंगल बनाते हैं, उनमें से एक को बोला जाता है इनिशियल आर्म, एक को बोला जाता है टर्मिनल आर्म। इनमें से जैसे रे OA को आपको बोलते हैं इनिशियल आर्म, OB को बोलते हैं टर्मिनल आर्म। यहाँ पे OB को बोलेंगे इनिशियल आर्म, OA को बोलेंगे टर्मिनल आर्म। मैं बोलूँगा दोनों में क्या अंतर है। ना आपको एंगल, अगर मैं आपको बोलता हूँ एंगल, तो आप क्या समझते हैं? मैं आपको बोलूँगा 30 डिग्री, और बोलूँगा जैसे AOB एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको आपको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? आप ये लाइन से क्या क्या जान पाएंगे? आप ये जानेंगे कि यहाँ मेरे पास दो रे हैं OA और OB। OA और OB
दो रेज हैं, कौन सा टर्मिनल कौन सा इनिशियल मुझे अभी नहीं पता है, मुझे बस पता है कि दो रेज हैं ओ ए और ओ बी, और दोनों के अंदर एंगल है 30 डिग्री। कैसे, किस तरफ से, क्या है मुझे नहीं पता है, मुझे बस पता है दो रेज हैं और उनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब आपका जो स्टार्ट जहाँ से होता है, जैसे ए ओ बी हो गया, तो ए ओ जो है वो हमेशा आपका होता है इनिशियल आर्म। कैसे भी कर लो, इनिशियल आर्म हमेशा हॉरिजेंटल या सीधा होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी कहीं भी डायरेक्शन में हो जाएगा। ओ ए, ये हो गया आपका इनिशियल आर्म, ये हमेशा आपका इनिशियल आर्म रहेगा कुछ भी हो जाए। ये ओ बी होगा आपका फाइनल आर्म, कहीं से भी हो जाए, आपका ओ बी होगा फाइनल आर्म। ठीक है, ए ओ बी 30 डिग्री ना। आप ए ओ बी, आपको अगर एंगल देखना है, मुझे ये मेरा हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अब मुझे पता है मुझे इनिशियल से फाइनल तक जाना है, इनिशियल टू फाइनल, और ये 30 डिग्री होगा। इनिशियल से फाइनल जाना है, मुझे 30 डिग्री एंगल कवर करना है। इनिशियल से फाइनल, मुझे इनिशियल से स्टार्ट करना है, फाइनल तक पहुंचना है, और 30 डिग्री। अब मैं ऐसे जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, दोनों साइड से जा सकता हूं। कुछ ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसे ही जाऊंगा, ये भी एक मेरा है, ये भी है, दोनों ए ओ बी एंगल बोलेंगे हमको। हम इसको भी ए ओ बी एंगल बोलेंगे, इसको भी ए ओ बी एंगल बोलेंगे, क्योंकि ए ओ बी का मतलब है ओ ए से स्टार्ट होके ओ बी तक। ए ओ बी का मतलब है ओ ए से स्टार्ट होके ओ बी तक, ओ ए से स्टार्ट होके ओ बी तक। अभी एंगल 30 डिग्री का क्या मतलब है? अगर अब हमें सीखना है कि हमें दो डायरेक्शन मिल रहे हैं। अब सब कुछ हमारे पास मतलब डायरेक्ट था, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं था। हमें ए ओ बी अगर कोई देता है तो हमें पता चल जाता है कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कैसे जाना है। हमें दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, इधर ऐसे घूम के जाओ या ऐसे घूम के जाओ। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि हम डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे अगर हम ऐसे जाते हैं जो कि क्लॉक के डायरेक्शन में, तो हम उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। अगर हम ऐसे जाते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उसको एंटी मतलब क्लॉक के विपरीत, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस हिसाब से मुझे पता है ये शायद आप काफ़ी लोगों को ये सब पता होगा और ये बहुत इजी होगा, और जिसको इजी है वो फॉरवर्ड कर सकता है और जिसको नहीं पता है वो ये सब सुन सकता है। तो ये आपका दो डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन हो गया, आप देखिए ऐसे घूम के जा रहा है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो हो गया ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो दो डायरेक्शन हो गया। तो मैथमेटिशियंस ने सब मिलजुल के बैठ के ये डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, अगर कोई भी चीज़ एंटी क्लॉकवाइज में जाए उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। क्या चीज़ हमें नहीं पता है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव बोलेंगे। हम अगर कोई भी चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज जाके मेज़र करते हैं, जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज गया 30 डिग्री और कुछ भी, वो मेरा पॉजिटिव होगा। अगर मैं क्लॉकवाइज में जाता हूं तो वो मेरा नेगेटिव होगा। उस हिसाब से ये कितना एंगल में कवर करता हूं, कितना डिग्री, अब प्रोट्रैक्टर लेके मेजर करेंगे यहां से मैं कितना कवर किया डिग्री, ये जो डिग्री कवर किया यहां से, तो ये आपका होगा पॉजिटिव। सो ये जो भी एंगल होता है ये होगा प्लस थीटा।
जो भी एंगल होता है थीटा वो प्लस होगा। ये एंगल में कुछ भी कवर करता हूं, ये होगा मेरा -5। ये जितना भी एंगल में कवर करूंगा इसको मैं बोलूंगा माइनस। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मेरा डायरेक्शन ऐसा है तो वो मेरा रहेगा कितना कवर किया उसके साथ एक माइनस। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ये हो गया, आपको पता है कि पूरा एंगल 360 डिग्री है, ये पूरा एंगल आपका 360 डिग्री है, तो मैं AOB को लिख सकता हूं 30 डिग्री, या उसको लिख सकता हूं -330 डिग्री। ठीक है, ये दोनों सही है। मैं एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री गया, लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव 30 डिग्री। ये मैं 330 डिग्री क्लॉकवाइज में गया तो ये हो गया मेरा -330 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, कोई भी हमें कुछ भी एंगल देता है, पहले हमें देखना है इनिशियल आर्म कौन सा है, टर्मिनल आर्म कौन सा है। AOB कोई देता है तो OA हो गया हमारा इनिशियल आर्म, OB हो गया टर्मिनल आर्म। OA हो गया इनिशियल आर्म, OB हो गया टर्मिनल आर्म। OA से जाना है, OB तक पहुंचना है। कैसे जाना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। प्लस है मतलब ए से जाना है हमको। कितना जाना है, 30 डिग्री जाना है। मैंने एंगल को पूरा डिफाइन कर लिया, कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना जाना है। तो आपका 4 चीज, एक चीज हो गया आपका इनिशियल आर्म, दूसरा हो गया आपका टर्मिनल आर्म, तीसरा हो गया डायरेक्शन, चौथा हो गया मैग्नीट्यूड। जो इस केस में आपका OA था, इस केस में आपका OB था, इस केस में आपका एंटी क्लॉकवाइज था क्योंकि प्लस साइन था, और आपका 30 डिग्री था। तो ये हो गया एंगल का पूरा नोटेशन। ये मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया, ये जो भी यहाँ पे लिखा है ये सब मैंने बोल दिया आपको। सर इससे ज़्यादा अच्छे से बोला। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे फिर पूछिएगा, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, व्हाट्सएप में बोलिएगा या नेक्स्ट क्लास में मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन इतना है, और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप ये अगर खुद कर सकते हैं तो खुद भी कीजिएगा आंसर देखने से पहले। अगर मैं बोलता हूँ ये एक मेरा रे है OX, ये एक रे है OY, ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया 2 रे। ठीक है, मैं दिया हूं ये आपको डायरेक्शन दिया हूं, और ये लिखा हूं आपको 290 डिग्री मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड, मतलब मुझे प्रोट्रैक्टर्स में मेजर किया, मुझे इतना 290 डिग्री मिला। तो मैं इस एंगल को कैसे लिखूंगा, हाउ टू रिप्रेजेंट, एक नोटेशन इसका क्या होगा, आप इसको कैसे लिखेंगे। आप पॉज करके सोच सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ अभी। अगर मुझे इसको लिखना है अभी आंसर, पहले देखना है मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो OX हो गया मेरा इनिशियल आर्म, OY है हो गया मेरा फाइनल आर्म। तो OX OY हो गया, तो मैं लिखूंगा XOY, ये तो हो गया फाइनल। इससे स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा।
मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो एक्स ओ वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, कितना गया 290 डिग्री। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको और अगर मैं बोलता मैं ऐसे गया और ये होता आपका 70 डिग्री, तो आप कैसे लिखते हैं, एक्स ओ वाई इज इक्वल टू, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो माइनस कितना गया 70 डिग्री। ठीक है, ये शायद सब समझ में आ गया। मान लो ऐसे होता, ऐसे होता, यहां से स्टार्ट होके यहां पहुंचता, तो कैसे होता, मैं ओ वाई से स्टार्ट किया तो वाई ओ एक्स तक एंगल ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज, सो माइनस एंगल हो गया 290 डिग्री। ऐसे होता है एंगल का मेजरमेंट। तो चार चीज़ें, आपको इनिशियल आर्म क्या है, आपका टर्मिनल आर्म क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। अभी देखेंगे और एक एग्जांपल वापस तरीके से। जो कि ऑलरेडी मैंने एग्जांपल करवाया था एक बार फिर से। अगर मैं लिखता हूं सी ओ डी एंगल इज इक्वल टू -65 डिग्री, तो यह एंगल कैसा होगा। पहले तो ये भी आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं, या मैं आंसर भी बता देता हूँ, ड्रॉ कर सकते हैं इसको, या मैं आंसर बताता हूँ। सी ओ डी, तो ओ सी हो गया मेरा, कोई भी किसी डायरेक्शन में आप ओ सी ड्रॉ कीजिए, हमेशा सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ओ सी डायरेक्शन हो गया आपका। ये हो गया आपका ओ सी डायरेक्शन, ये हो गया रे हो गया, ये हो गया इनिशियल आर्म। फिर आपको देखना है कितना मूव करना है, कौन से डायरेक्शन में मूव करना है। तो माइनस है तो आपको क्लॉकवाइज जाना है, जैसे ए से जाना है आपको, तो आपको ए से जाना है। कितना जाना है, 65 डिग्री जाना है। कहाँ तक जाना है, ओडी तक जाना है। जैसे ये हो गया आपका ओडी, 65 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में ओडी तक, तो हो गया सी ओ डी इनिशियल, ये हो गया आपका फाइनल आर्म। अब जान लेते हैं इक्वलिटी ऑफ एंगल्स के बारे में। ये दो केसेस मैंने दिया है और ये दो केसेस में तुम्हें दोनों समझा दूंगा। पहले तो ये बताओ ये दोनों एंगल्स सेम हो गए हैं। ये इक्वलिटी ऑफ एंगल्स, अगर आपने पहले जो कंसेप्ट बताया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इनिशियल और फाइनल आर्म के बारे में आपको पता है कैसे एंगल्स लिखा जाता है। मैं ये करता हूँ तो आपको नोटेशन कैसे करना है, नोटेशन के हिसाब से ड्रॉ कैसे करना है वो पता है, तो इक्वलिटी के लिए कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बताता हूँ। ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी है क्या। नो, ए ओ बी मतलब यही बता देता है कि मेरा इनिशियल आर्म ए ओ है, मैं ए ओ से स्टार्ट होता हूँ, टर्मिनल आर्म ओ बी है, ओ बी तक जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये मेरा +30 डिग्री है। सेम इधर ओ सी हो गया मेरा इनिशियल, ओ डी हो गया मेरा टर्मिनल, ओ सी से मैं ओ डी जाता हूँ, ये हो गया प्लस, ये हो गया 30 डिग्री, दोनों सेम है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज करेक्ट। नाउ इस केस में क्या हो गया, नाउ ओ बी मेरा इनिशियल आर्म है, ओ बी मेरा इनिशियल आर्म है, ओ ए मेरा टर्मिनल आर्म है, ओ ए, तो ओ बी से मैं ओ ए जाता हूँ, मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, तो ये जो भी है ये माइनस है, अगर ये 30 डिग्री तो -30 डिग्री है। सेम इधर ओ सी मेरा इनिशियल है, ओ डी मेरा टर्मिनल है, ओ सी ओ डी मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 30 डिग्री। ये दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो बी ओ ए इज़ नॉट इक्वल टू, ये एंगल सेम दोनों कवर करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, इसके हिसाब से दोनों सेम एंगल नहीं है।
ये होता क्या कि अगर मैं ऐसे बोलता BOA, ऐसे भी हो सकता है, उस हिसाब से मेरा ये प्लस कितना होता, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो 310 डिग्री, लेकिन प्लस 310 इज नॉट इक्वल टू प्लस 30, तो उस हिसाब से भी ये इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वालिटी कंसेप्ट। इक्वालिटी के लिए आपका डायरेक्शन सेम होने चाहिए दोनों का, और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये साइन सेम होने चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो इक्वल टू होगा। जैसे इसमें प्लस प्लस है तो दोनों सेम है। अगर ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में होते, दोनों माइनस माइनस होते, तब ये दोनों सेम होते, लेकिन प्लस माइनस है तो दोनों सेम नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बुक में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स कवर किए हैं। जैसे ये जीरो एंगल का कंसेप्ट है। जीरो एंगल कुछ भी नहीं है अगर आपका इनिशियल आर्म और आपका जो टर्मिनल आर्म है वो वन एंड द सेम है। अगर एक ही चीज़ है वो भी आपका जो इनिशियल आर्म है, आपका OA इनिशियल आर्म है, OB टर्मिनल आर्म है, दोनों एक ही आर्म है, तो वो जीरो एंगल हो गया। वन रोटेशन एंगल मतलब पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, उसमें कोई मतलब सिंपल चीज़ है। स्ट्रेट एंगल में मतलब 180 डिग्री पूरा घूम के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो, तो इसमें एक चीज़ है जो -180 है या +180 है, दोनों बराबर है। यहाँ पे वैसे 0 डिग्री जो है वो आपको 360 डिग्री, दोनों बराबर है। ये चीज़ें आपको सब पता है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ना क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, पहले तो समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है। कोई भी स्पेस होता है, कोई भी स्पेस होता है, या 2 डायमेंशनल हो जाए, 3 डायमेंशनल हो जाए, वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस को हम अगर इनमें कोई भी पॉइंट्स की पोजीशन नापना चाहते हैं तो हमें कोई रेफरेंस चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक प्लेन में एक पॉइंट को रेफ़र करना चाहता हूँ, बस खाली में एक पेपर में एक पॉइंट मार दिया तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि बताने के लिए कि पॉइंट कहाँ मारा। लेकिन अगर मैं एक लाइन खींच लूँ, 2 लाइन ऐसे, और बताऊँ कि इस 2 लाइन के हिसाब से यहाँ पे और यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है, तो इस लाइन के हिसाब से आप इजीली ये पॉइंट पे पहुँच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में ब्रेक करता है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्वाड मतलब 4, ये 4 पार्ट में ब्रेक करता है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट का हर एक का एंगल होता है 90 डिग्री। कोटर्मिनल एंगल जिसका वर्टेक्स एक ही है, ये आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कोई मेजर क्यों करता हूँ, जैसे मैं डिग्री क्यों बोलता हूँ या ये सेक्साजेसिमल सर्कुलर, इसकी ज़रूरत क्या है। आप अगर कोई चीज़ की डिस्टेंस नापते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैं 1 मीटर गया या 1 किलोमीटर गया, या एक चीज़ की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ये तो नहीं बोलते कि वो 1 केजी है। आप बोलते हैं हाँ, आप बाज़ार जाते हैं तो कुछ सामान लेने आते हैं तो बोलते हैं 1 किलो सामान दो। तो ये जो मेजर करते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है एक, वो सेम रहता है। ये किलोमीटर हो सकता है, या आपका केजी हो सकता है, या आपका मीटर हो सकता है, या आपका लीटर हो सकता है।
उस हिसाब से ये 360 तो मैंने बोल दिया, इसको ये ज़रूरत नहीं है, तो 360 तो बोल दिया, ये 360, लेकिन ये 360 किस हिसाब से, 360 मीटर, किलोमीटर, तो अब यहाँ पे आता है यूनिट्स। तो ये मेजर्स ऑफ एंगल्स में यूनिट्स पढ़ेंगे। यूनिट्स क्या होता है, तो यूनिट्स को मेजर करने के लिए हम दो सिस्टम यूज करते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। हम बोले कि हम यूनिट को दिखाने के लिए कि जैसे जैसे हम मीटर, हमने एक मीटर को कैसे डिफाइन किया, हम बोले कि कुछ एक ले लिया, कुछ रैंडम चीज़, इसको बोल दिया इसका मेजर 1 मीटर है, उस हिसाब से कोई भी चीज़ इसके साथ नाप के हम बता सकते हैं ये 1 मीटर से ज़्यादा है, 1 मीटर से कम है, उस हिसाब से ये स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर इसको कंपेयर करके दूसरे चीज़ों का लेंथ नापते हैं। सेम हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाया कि मैं क्लॉक में एक जो पूरा सर्कल घूमता हूँ, इसको अगर मैं 360 पार्ट में ब्रेक किया, ये 360 क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, 370 भी हो सकते थे, 310 भी हो सकते थे। 360 में क्या होता है ना कि आपके क्लॉक के हिसाब से ये सही से ब्रेक हो जाता है, इसका कुछ मतलब कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप अगर 360 पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं तो हर पार्ट का जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, इसको अगर 360 पार्ट में मैंने ब्रेक किया तो हर पार्ट सेंटर में 1 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं पूरा घुमा तो वो 360 हो गया, अगर मैं 10 बार घुमा तो 10 बार 1 डिग्री घुमा, तो 1 डिग्री मतलब एक, तो 10 डिग्री। अगर मैं 360 बार घूम गया तो वो 360 डिग्री हो गया, एक बार घुमा तो वो 1 डिग्री हो गया। तो जितना ये 1 डिग्री एरिया में कवर करता हूँ घूमते टाइम, उतना हो जाता है डिग्री। तो हर डिग्री का मतलब 1, एक सर्कल का 1/360th पार्ट, इसका जो पार्ट, ये जो एंगल सबटेंड करता है इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये इतना कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सेम 1/6 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री को भी अगर 60 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हो गया 1 मिनट, फिर 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में करते हैं तो वो हो गया 1 सेकेंड। तो ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखते हैं सर्कुलर सिस्टम, और उसको रेडियन मेजर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डिग्री नहीं बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। रेडियन क्या होता है, वैसे ही एक सर्कल होता है आपका, ये हो गया सर्कल। ये सर्कल में अगर मैं 1 रेडियस वाला डिस्टेंस कवर करता हूँ सर्कल के सर्कमफरेंस पे, जो एंगल मैं सबटेंड करूँगा ये हो गया आपका 1 रेडियन। सर्कुलर मेजर है इसलिए सी लिखते हैं, उसको सर्कुलर रेडियन बोलते हैं या रेडियन बोलते हैं, या रेडियन, बस रेडियन ही काफ़ी है। सो द रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का जो आर्क है इसका लेंथ r है, दैट इज r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मेजर को बोलते हैं 1 रेडियन। ये एक थियरम है, ये बहुत इजी थियरम है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये थियरम मैं बता देता हूँ। ये थियरम का मतलब ये है, वो ये बताता है कि 1c जो मेजर है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे बताता है, एक सर्कल है आपका, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर देता है आपका, O हो गया, A हो गया, B हो गया, फिर C है, ये एंगल आपका ये R है, तो ये एंगल हो गया 1C। तो ये बताता है
आपका 1C जो ये एंगल है डिवाइडेड बाय ये होल एंगल जो कि आपका AOC एंगल हो गया इज इक्वल टू ये जो आर्क का लेंथ है R डिवाइडेड बाय ये जो पूरा लेंथ है ये कितना है आपका पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई R। तो ये आधा हो गया आपका पाई R, तो ये हो गया पाई R, तो ये हो जाएगा 1/पाई। तो आपका 1C का मेजर है AOC का एंगल डिवाइडेड बाय पाई, और आपका AOC होता है 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ये आपका 1 रेडियन का डेफिनेशन हो गया। पाई आपका हो गया कांस्टेंट, ये आपका 3.14 या आपका 22/7 या बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं। ये हो गया आपका कांस्टेंट, ये हो गया आपका डिग्री, और ये हो गया 1C, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये हो गया आपका मेजर कवर हो गया। और ये आपको कैसे कन्वर्ट करना है। आप अगर यूनिटरी सिस्टम जानते हैं तो ये बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस नोट्स पे आपको ऐसे एक एक करके बता देता हूँ। कन्वर्ट डिग्री मेज़र इनटू रेडियन मेज़र। आपको मैं कुछ डिग्री में देता हूँ। आप एक चीज़ ये याद रखिएगा, 1C इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। 1 डिग्री is equal to pi divided by 180। ये आपका हो गया। तो आपको जितना भी डिग्री आपको, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो आप ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 1 डिग्री का हो गया। ठीक है, अगर मुझे 10 डिग्री चाहिए या कोई भी थीटा डिग्री हो जाएगा तो वो हो जाएगा थीटा टाइम्स पाई ओवर 180। ये आपको दे देगा रेडियन में। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ। आपका डिग्री टू रेडियन। मैं अगर बोलता हूँ मेरे पास थीटा डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, थीटा डिग्री को लेंगे इनटू पाई करेंगे डिवाइडेड बाय 180 करेंगे। ये जो आएगा ये आ जाएगा आपका आर रेडियन, एक्स रेडियन जो भी है, और एक्स, और इसको ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू सेम। मुझे अगर x दिया गया है, थीटा डिग्री चाहिए, तो मैं x लिया इंटू 180 डिग्री ओवर पाई। ये हो गया मेरा, ये हो गया दोनों कन्वर्जन। तो ये हो गया, ये हो गया। ये एक छोटी सी बात बोलता है कि 1C अगर होता है वो इतना डिग्री होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू डाल के। ये सब सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आप इजीली जान सकते हैं, ये आपको काफ़ी को पता होगा। 360 डिग्री 2 पाई होता है, 180 डिग्री पाई होता है, 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है। आप बस इतना याद रखिएगा, 360 आपका होता है 2 पाई। उस हिसाब से बाकी क्या डिग्री होगा वो सब आप इजीली
ये कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला यूज़ करके भी जान सकते हैं। आपको 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री इधर डाल दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री इंटू पाई ओवर 180, ये आपको दे देगा पाई ओवर 2। सेम आपको जानना है 3 पाई बाई 2 क्या होता है, तो आप थीटा डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, तो ये आपका हो गया 270 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एंगल एंड टाइम, ये आपको प्रॉब्लम करते वक्त ये सब पता चल जाएगा, इसमें कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिनट पता है, आपको सेकेंड, ये सब आपको पता है। ये कन्वर्जन बहुत सिंपल है, मैंने दिखा दिया। आप ये बस ये दो फार्मूला यूज़ करके ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1 हो जाएगा, बाद में जाते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 भी वही है, उल्टा कन्वर्जन है, रेडियन से डिग्री। बस वही है, सेम 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन से मुझे डिग्री में जाना है 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये सब सेम है, ये सब ये बस फ्रैक्शन में बता दिया है। यहाँ पे एक चीज़ मिनट्स और सेकंड्स में दिखाना है, तो आपको ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। 74.87 डिग्री तो आपको पता है, लेकिन 74.87 डिग्री को आप कैसे मिनट्स और सेकंड्स में लिखेंगे। तो जैसे ऐसे बोला गया है 74.87 इज इक्वल टू 74 प्लस 0.87, तो ये हो जाएगा आपका 74 डिग्री 0.87 इंटू 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 74 डिग्री 52.2 मिनट्स, तो ये हो जाएगा आपका 74 डिग्री 52 मिनट्स 0.2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 74 डिग्री 52 मिनट्स, ये आपका हो जाएगा 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो बस जितना आपका डेसिमल में आता है उसको 60 मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि एक डिग्री का 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, ये वैसे ही है, ये सेम है। आपको फिर ये आपको AP तो पता है, ये प्रॉब्लम देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम, ये बस इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं है। ये सब मैं छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करेंगे, तो ये आप खुद से ट्राई करके कर सकते हैं। मैं ये वाला कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज लगाया, ये वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 2 पाई बाय 9 रेडियन। आपका क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिए, इसका चारों साइड है, वो ये बोलता है कि एक एंगल जो है वो 2 पाई बाय 9 है। ठीक है, जैसे ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 9 है।
और अदर साइड्स जो है, जैसे ये हो गया θ1, जैसे ये हो गया θ2, ये हो गया θ3। ठीक है, तो ये बताता है θ1 इज टू θ2 इज टू θ3 इज इक्वल टू 3:5:8। ठीक है, तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं? θ1 को लिखा 3x, θ2 को लिखा 5x, θ3 को लिखा 8x, where x is unknown, x is the variable। और आपको पता है थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो आप 2 पाई ओवर 9 प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x लिख दिए इज इक्वल टू 2 पाई। दैट इम्प्लाइज 2 पाई बाई 9 प्लस 16x इज इक्वल टू 2 पाई। तो आपका हो गया दैट इम्प्लाइज 16x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 9, दैट इज इक्वल टू 16 पाई बाई 9। तो आपको क्या हो गया? दैट इम्प्लाइज 16x इज इक्वल टू 16 पाई बाई 9, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू पाई बाई 9। तो θ2 आपका हो गया 3x, मतलब 3 पाई बाई 9, दैट इज पाई बाई 3। आपका θ3 हो गया θ2 हो गया 5x, दैट इज 5 इंटू 5 पाई बाई 9। आपका θ3 हो गया 8x, दैट इज 8 पाई बाई 9, और थीटा आपका तो 2 पाई बाई 9 ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें एक भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सेम इजी है। इसमें इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगता है, ये मैं चाहता हूँ आप खुद से सब सॉल्व करें। हो गया, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यहाँ तक करना है और ये कोर्स में नहीं है। तो ये हो गया पहला चैप्टर ख़त्म। मैं चाहूँगा आप सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज, सब कुछ ट्राई करें होमवर्क की तरह। फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे मैं आपको होमवर्क दूंगा, कैसे असाइनमेंट दूंगा, क्या दूंगा, फिर बाद में देखते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर था, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस समरी कर देता हूँ मैं। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव था। ये इम्पोर्टेंट पार्ट था सब। आपका इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको बताता है प्लस होता है या माइनस होता है, मैग्नीट्यूड आपका एंगल बताता है, आपका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म होता है। तो आप हमेशा 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 आप इनिशियल आर्म से स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल आर्म पे पहुंचते हैं। हमेशा इनिशियल आर्म पे आपका स्टार्ट होता है और पहुंचते हैं, एरो मार्क टर्मिनल पे पहुंचता है। वैसे ही आप इनिशियल पे स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल पे पहुंचते हैं। ये सब मैं बता दिया। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल होगा, और जो मेज़र है वो आप प्रोटेक्टर या किसी से भी मेजर करें, वो एंगल जो मेजर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये हो गया। फिर ये सब तो इजी है, इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है कुछ। क्वाड्रेंट एंगल्स, फिर आपका मेजर सिस्टम हो गया, ये 1 डिग्री 60 मिनट्स हो गया, 1 मिनट 60 सेकेंड्स हो गया। इसका कन्वर्जन हमने आगे देख लिया। फिर ये आपका रेडियन मेज़र सर्कुलर सिस्टम, जिसमें मैं बताया कैसे आपको रेडियन मेज़र होता है।
फिर आपको बताया ये थियरम बताया, फिर आपको कन्वर्जन आपको बताया, डिग्री से आप रेडियन कैसे करते हैं, रेडियन से डिग्री कैसे करते हैं, फिर ये 1 आर जो डिग्री है मिनट से सेकंड से वो बताया। फिर ये सब तो इजी है। फिर अगर कुछ छूट गया है फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस मैंने होमवर्क दिया है, आप अगर खुद से करेंगे तो करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे। पहला 15 मिनट थोड़ा समराइज़ करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और एक्सरसाइज में से और एग्जांपल्स में मिला के फिर हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसको जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। तो फिर नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। थैंक यू।